हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर क्लासेस में। आपके अपने चैनल केयर क्लासेस में आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हम सब हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या देख चुके हैं। तो आज हमको देखना है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। आप हेडिंग लगाइए, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, या सीधा केवल आप लिखना अपवर्तन की व्याख्या। अपवर्तन की व्याख्या। तो इसमें पहले आप वही फिगर देख लो, फिर फिगर के हिसाब से हम सब लैंग्वेज पे चलेंगे। मान लो कि यह आपका क्या है, एक पृष्ठ है ना। पृष्ठ को हम क्या बोल देते हैं, एम डैश। और एक ऐसा पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है कि अपवर्तक पृष्ठ है, क्योंकि अपवर्तन का व्याख्या देखना है तो ये अपवर्तक पृष्ठ ही होगा। अपवर्तक पृष्ठ होने का मतलब क्या है कि प्रकाश जब आके इससे पड़ेगा तो इस पार से इस पार जा सके, इस माध्यम से इस माध्यम में जा सके। या आप ऐसे बोल सकते हो कि यम डैश एक पहले माध्यम तथा दूसरे माध्यम को अलग करने वाला पृष्ठ है ना। तो मान लेते हैं कि इसके ऊपर आपका पहला माध्यम है और इधर आपका कौन सा माध्यम है, दूसरा माध्यम है। पहले माध्यम का या इस माध्यम का अपवर्तनांक n1 है और इस माध्यम का अपवर्तनांक n2। इस माध्यम में प्रकाश की चाल को हम मान लेते हैं v1 और इस माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या मान लेते हैं, v2। ऐसा कर सकते हो ना। मानते हैं कि कोई एक तरंगाग्र है, जो कि ये तरंगाग्र है आके पृष्ठ पे क्या हुआ, आपतित। ऐसे कोई एक समतल तरंगाग्र है आके इस पृष्ठ पर क्या हुआ, आपतित हुआ। पृष्ठ से कितना कोण बनाते हुए मान लेते हैं, आई। यह क्या है, एक समतल, और इसका कुछ नाम दे दो आप। मान लेते हैं इसे क्या बोल देते हैं, ए और बी। यह एक ए बी क्या है, समतल तरंगाग्र है, जो कि पृष्ठ से आई कोण बनाते हुए क्या होता है, आपतित होता है। तो अगर आपको तरंग खींचना होगा तो आपको पता है जो तरंग होता है या किरण पृष्ठ पर क्या होता है, लंबवत। यानी पृष्ठ से कितने अंश का कोण बनाता है, 90 अंश का। लंबवत का मतलब 90 अंश का ही कोण हुआ ना। तो अगर इस पे आपको वास्तव में क्या है, किरण यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हर जगह किरण है, लेकिन हम क्या करते हैं, सभी किरण को नहीं बनाएंगे, केवल जो एंड पॉइंट पर किरण होगा यानी लास्ट में जो किरण होगा बस हम इन्हीं किरणों को बना देते हैं। ठीक है, तो ये सब किरण आपको नहीं बनाना है, केवल हम दो किरण बनाएंगे, एक शुरू का और एक लास्ट का। और किरण ऐसा बनाना आप सब कि यह इससे कितने अंश का कोण बनाए, 90 अंश का। यह भी इससे कितने अंश का कोण बना रहा है, मान लो ये 90 अंश का कोण बना रहा है। अब ध्यान से ये पर देखना, क्योंकि आपको पता है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत क्या बोलता है कि इस पृष्ठ पर यानी इस तरंगाग्र पर, क्योंकि तरंगाग्र एक पृष्ठ ही तो है, इस पृष्ठ पर जितने भी कण उपस्थित हैं सभी एक नए स्रोत का कार्य करेंगे। तो फिर यहां से भी प्रकाश चलेगा, प्रकाश निकलेगा, यानी इस बिंदु से भी प्रकाश निकलेगा, इस बिंदु से भी प्रकाश निकलेगा। सभी बिंदु से क्या हुआ, द्वितीयक तरंगिकाएं निकल के आगे की तरफ चलेंगी। अब यहां से तरंगे निकल के जब यहां पर इस पृष्ठ पर पड़ेगा तो फिर अपवर्तन हो जाएगा। यहां से जो चलेगा फिर अपवर्तन हो जाएगा, यहां से चलेगा फिर उसका अपवर्तन होगा, ऐसे हर जगह से चलता चलता अपवर्तन होगा। लेकिन सबसे पहले अपवर्तन, क्योंकि देखो ये पहुंच चुका है, यह बिंदु ए जो है तरंगाग्र का बिंदु ए इस पृष्ठ पर पहुंच चुका है, तो अब यहां से जस्ट तुरंत ही क्या हो जाएगा, अपवर्तन होगा। चलो मान लेते हैं कि अब कुछ टाइम में, या उस टाइम को क्या मान लेते हैं, टी टाइम में बिंदु बी से तरंगे निकलकर द्वितीयक तरंगिकाएं निकलकर कहां तक आगे चलते चलते पृष्ठ पर पहुंचेगी। ठीक है ना। तो ये भी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो जितने टाइम टी में तरंग बी से द्वितीयक तरंगिकाएं बी से निकल के इस पृष्ठ पर पहुंचेंगी, क्या उतने ही टाइम में यहां से तरंगे अपवर्तित होकर इस माध्यम में चलेगी कि नहीं चलेगी। तो क्या जितना दूरी ये चलेगा उतना ही दूरी ये भी चलेगा, बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल नहीं, क्योंकि ध्यान से देखो हम क्या मान रहे हैं, जितने टाइम में तरंग यहां से निकल के यहां पर पहुंचा है उतने ही टाइम में तरंग यहां से निकल के यहां पहुंचा है। समय दोनों का, ये जितना दूरी तय किया है इस दूरी को तय करने में लगा समय, और ये जितना दूरी तय किया होगा इस दूरी को तय करने में लगा समय। समय दोनों का क्या है, बराबर है। तो समय बराबर होने से क्या दूरी बराबर हो जाएगी, चाल भी तो बराबर होना चाहिए। और आपको पता है इस माध्यम में वेग अलग होता है, दूसरे माध्यम में वेग, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका चाल बदल जाता है, तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति क्या होता है, समान रहता है। आपको ये पता है ना, आपको वो विकल्पी क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशियां जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो नहीं बदलती या अपरिवर्तित रहती है। तो वहां पर एक हेडिंग, एक ऑप्शन रहेगा आपका आवृत्ति। तो जो आवृत्ति होता है वह नहीं बदलता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो तरंग दैर्ध्य बदल जाएगा, चाल बदल जाएगा, तीव्रता बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगा। याद रहेगा ना ये बात। तो अब ध्यान से देखना, तो जब प्रकाश यहां से यहां पहुंचेगा, क्योंकि ये पहले माध्यम प्रकाश चल रहा है तो इसका चाल कुछ होगा, और आपने माना इसका चाल कितना है v1, और प्रकाश जब यहां से यहां चलेगा तो इसका चाल कितना है v2। तो जब चाल अलग अलग है, समय ये भी जितना प्रकाश यहां से यहां तक जितना समय चला है उतना ही समय प्रकाश यहां से भी यहां चला है, तो समय तो सेम है लेकिन चाल अलग होने की वजह से दूरियां क्या होगी, अलग अलग होगी। तो चलो हम मान लेते हैं कि चलो ये जितने समय b यहां पहुंच के इसे हम b डैश का देते हैं, और उतने ही समय में a यहां से पहुंच के मान लो कितना हो गया, a डैश। तो ये बात समझ में आ रहा है ना। तो क्या अब जितने समय यहां से यहां पहुंचा उतने ही समय हम यहां से यहां तक पहुंचा, इन दोनों को अगर हम मिला देंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो यह दोनों क्या हो जाएगा, यह आपतित तरंगाग्र है और यह अपवर्तित तरंगाग्र है, ये दूसरे माध्यम में। अब समझ रहे हो ना, यहां से प्रकाश यहां पहुंचा होगा, यहां से प्रकाश अपवर्तन के पश्चात यहाँ पहुंचा होगा, यहाँ से चलने वाला प्रकाश भी अपवर्तन के पश्चात, ऐसे हर बिंदु से चलने वाला। लेकिन आप सभी को बीच वाले को नहीं दिखाते हैं, हम केवल एक फर्स्ट वाले को लेके चलेंगे और एक लास्ट वाले को चलेंगे। तो फिर अब क्या यहाँ से फिर प्रकाश किरणें आगे चलेंगी कि नहीं चलेगी, बोलो। प्रकाश किरणें यहाँ से फिर आगे चलेगी, यहाँ से आगे चलेगी, और प्रकाश किरणें तरंगाग्र पर सदैव क्या होती है, लंबवत। यानी अगर आपको बनाना होगा तो आप बना सकते हो, जैसे मान लो इसके लंबवत ये, ठीक, और इसके लंबवत, इससे 90 अंश का कोण बनाते हुए आपको बनाना है, तो इसके लंबवत कुछ ये। तो इस तरीके से आगे तरंग निकलेगी। तो ये कौन सा तरंग हुआ, तरंगाग्र हुआ, आपतित तरंगाग्र। आपतित तरंगाग्र पृष्ठराज कितना कोण बनाया है, आई। ये कौन सा तरंगाग्र है, अपवर्तित तरंग। मान लेते हैं ये कितना कोण बना रहा है, आर। तो अपवर्तन का नियम सिद्ध करना है, इस बात का मतलब साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक, कांस्टेंट। आपको यही तो सिद्ध करना है ना, ठीक है। तो क्या इतना, बस यही फिगर है, इतना ही फिगर है। अच्छा, आप ये भी कोण बता सकते हो अगर आपको बताना होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर हम इस बिंदु पर क्या खींचते हैं, अभिलंब। अगर यह कोण आई हुआ तो यह कोण, फिर यह कोण ये भी आई, क्यों, क्योंकि यह इस पे तो लंबवत है। उसी हिसाब से अगर यह आर है तो अगर हम यहां पर लंब खींचेंगे तो, क्योंकि ये जो अभिलंब खींचो इसी पृष्ठ पर तो खींचे हो, तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में 90 अंश का कोण बना। अगर यह आर होगा तो ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस आर। और आपको पता है ये तरंगाग्र है और ये किरण है, किरण सदैव तरंगाग्र में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। अगर यह 90 माइनस आर है तो ये कितना आ जाएगा। तो हमें ये बीच वाला नहीं बनाने काम है, केवल हम इसे बनाएंगे। तो चलो पहले हम इसके बारे में लिखते हैं कि माना एम डैश दो माध्यमों जिनके अपवर्तनांक क्रमशः n1 तथा n2 है, को अलग करने वाला पृथककारी पृष्ठ है, ठीक है। पृथककारी पृष्ठ है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। माना एम डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है जो
पहले माध्यम तथा दूसरे माध्यम को अलग करता है। माना पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 तथा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। तो ये 3-4 लाइन ना लिखना पड़े, उन तीनों 4 लाइन को कंबाइन करके मैंने एक लाइन लिख दिया। इसी लाइन में देखो पृष्ठ के बारे में बता दिया, दोनों माध्यमों को अलग करा ये भी बता दिया, और दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक कितना है वो भी बता दिया। ठीक है, तो 60 में लिखने के लिए ऐसा मैंने किया, बाकी आप अलग अलग उसके लिए 3 लाइन दे सकते हो। माना एक तरंगाग्र, माना एक तरंगाग्र क्या है, ए बी है, जो चित्रानुसार अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक, हम इन सब डेटा को इधर लिखते हैं, ये पहला माध्यम, इसका अपवर्तनांक n1, इसका साल v1। ठीक है, जो चित्रानुसार अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ का नाम क्या है, m डैश पर आपतित होता है। आपतित होता है। माना पहले माध्यम में, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है। प्रकाश की चाल v2 है। ठीक है, माना t समय में तरंगाग्र के बिंदु B से, तरंगाग्र के बिंदु B से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलकर पृष्ठ तक पहुंचती हैं, पृष्ठ तक पहुंचती। अतः तो अगर यहां से यहां तक निकलकर पृष्ठ के बिंदु B तक पहुंचती हैं, पृष्ठ के बिंदु B डैश तक पहुंचती हैं, ये लाइन लिख लेना। तो अगर यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं बिंदु B से निकल के B डैश तक पहुंचेंगी, और कितने टाइम में, t टाइम में, तो क्या आप ये दूरी बता सकते हो। अतः B डैश किसके बराबर होगा, एक प्रकार का दूरी है, दूरी बराबर चाल गुणे। तो पहले माध्यम में ये चला है, तो पहले माध्यम में चाल कितना है v1, और समय तो आपने कितना माना है t, तो ये दूरी आपको पता चल गया B से B डैश तक का, B डैश। इसे मान लो कुछ समीकरण नंबर 1। माना उतने ही समय t में, उतने ही समय t में तरंगाग्र के बिंदु A से द्वितीयक तरंगिकाएं कहां तक पहुंच जाती हैं, A डैश तक पहुंचती है। अतः ए डैश बराबर क्या लिख सकते हो, ए डैश भी एक प्रकार का दूरी होगा, दूरी बराबर वही चाल गुणे समय। आपने माना है पहले ही दूसरे माध्यम में चाल कितना है v2, और समय कितना है लिखिए ना t समय में, तो इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। हमें सिद्ध क्या करना है, साइन i बटे साइन r बराबर नियतांक। तो पहले साइन i तो निकालो और साइन r निकालो। तो साइन i कहां से, i बना कहां पर है ये, और साइन r
यहां से, यानी आई के लिए आपको ये त्रिभुज चाहिए और आर के लिए आपको, तो किस त्रिभुज से, त्रिभुज ए बी बी डैश, ए बी बी डैश से क्या लिख सकते हो, साइन आई ही तो लिखना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो कोण के सामने वाला, तो लंब का काम कौन कर रहा है, बी बी डैश बटे कर्ण, 90 अंश के सामने वाला ही कर्ण होता है, तो कर्ण का काम कौन कर रहा है, ए बी डैश। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, साइन आई बराबर बी बी डैश का वैल्यू देखो आपको पता है ना क्या है, V1T अपान ए बी डैश को आप वही रहने दो, कितना, ए बी डैश, कुछ आप इसे मान लो समीकरण नंबर 3 मान के छोड़ो। ऊपर आप कॉपी कर चुके होगे, ऊपर हम थोड़ा इरेज करते हैं। अब आपको साइन आई मिल चुका है, आपको अब क्या चाहिए, साइन आर। तो साइन आर किस त्रिभुज मिलेगा, ए डैश बी डैश, त्रिभुज ए डैश बी डैश से क्या, साइन आर, साइन थीटा बराबर वही लंब बटे कर्ण, तो कोण के सामने वाला लंब होगा यानी ए डैश बटे कर्ण, 90 अंश के सामने वाला कर्ण होगा यानी कितना, ए बी डैश। तो दिस इंप्लाइज दैट साइन आर बराबर ए डैश का वैल्यू देख के बताओ, समीकरण 2 से क्या है, V2T। तो जहां ए डैश है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, V2T, और ये नीचे आपका क्या है, ए बी डैश। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। तो क्या साइन आई बटे साइन आर अब कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये कब मिलेगा, जब समीकरण 3 में हम क्या करेंगे, भाग देंगे समीकरण कितने का, 4 का। तो समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर, तो यहां तक हो गया सबका, समीकरण 2 तक, समीकरण 2 तक सबका हो गया ना। तो आप भाग दो, तो भाग दो कि कितना आ जाएगा, साइन आई बटे साइन आर बराबर, साइन आई का वैल्यू कितना है, V1T अपान ए बी डैश बटे साइन आर का वैल्यू क्या है, V2T अपान ए बी डैश। तो क्या ए बी डैश कैंसिल हुआ, ये टी से टी भी कैंसिल हुआ, तो यहां से क्या मिला, साइन आई बटे साइन आर बराबर V1 बटे V2। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, हमें n2 अपान n1 चाहिए। स्नेल का नियम यही तो होता है ना, साइन आई अपान साइन आर बराबर n का मतलब 1n2 और 1n2 को n2 अपान, लेकिन आपको V1 अपान V2 मिला है, तो आप वेलोसिटी को अपवर्तनांक में बदल सकते हो। कैसे, समीकरण 3 होगा सबका ना, तो आपको ये पता है क्या, चूंकि V बराबर C अपान n, अरे अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध, किसी माध्यम में प्रकाश का चाल और अपवर्तनांक में यही तो संबंध होता है। आप ऐसे पढ़ते हो n बराबर C अपान b, किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, उस निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को ही उस माध्यम का क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। अगर n बराबर C अपान v जानते हो तो क्या v बराबर C अपान n लिख सकते हो पक्षांतर करके, तो v बराबर C अपान n। अगर आपको यहाँ से v1 लिखना होगा तो v1 बराबर क्या लिख सकते हो, C अपान n1, और अगर आपको V2 लिखना होगा तो V2 बराबर C अपान n2। अरे यहाँ पर n1 लोगे तो यहाँ पर भी, यहाँ पर V2 लिखोगे तो यहाँ पर n2 लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों वैल्यू ले जाके आप इसे कौन सा समीकरण मान लो, 5। तो समीकरण 5 से क्या लिख सकते हो, समीकरण 5 से हम इधर लिखते हैं, समीकरण 5 से क्या हुआ, साइन आई अपान साइन आर ये बराबर हुआ V1, और V1 की जगह कितना लिखना है, C अपान n1 बटे V2 की जगह क्या लिखना है, C अपान n2। तो C से C और n2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो साइन आई अपान साइन आर बराबर n2 अपान n1। और इसी को हम क्या लिखते हैं, n लिखते हैं, n2 अपान n1 का मतलब n ही तो हुआ, पहले माध्यम से आपके दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यही तो आपको प्रूफ करना था। तो यही क्या है, स्नेल का नियम है, यानी अपवर्तन का प्रथम नियम, पहला नियम। और दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा, हो गया ये दूसरा नियम है। तो पहला नियम आपका क्या है, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों। तो फिगर से देखो, क्या आपतित तरंगाग्र और अपवर्तित तरंगाग्र, और यहां पर आपने जो अभिलंब खींचा ये तीनों इसी कागज के तल पे आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। तो ये जो आपतित किरण है और अपवर्तित किरणें हैं इस तरंगाग्र पर लंबवत ही तो है,
तो क्या आपतित किरण और अपवर्तित किरण और ये जो अविलंब है ये सभी इसी कागज के तल पे है कि नहीं है? तो यानी आप चित्र से सीधा बोल सकते हो क्या, आपतित किरण, ये भी आपका एक प्रकार से देखो आपतित किरण ही है। बात समझ आ रहा है ना? तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण और जो यहाँ पर आपने खींचा अविलंब, तीनों कहाँ है? एक ही तल में स्थित है। तो ये फिगर आप कॉपी कर चुके होगे? फिगर कॉपी किए हो? नहीं तो ठीक है, इधर कॉपी कर चुके होगे तो इधर थोड़ा इरेज करते हैं। तो आप यहां पर इसके नीचे लिखना यह जो कि या यही अपवर्तन का दूसरा नियम है। चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल, और वो कौन सा तल है इस चित्र में? ये जो आपका कागज का तल है ना, पर स्थित है। इस प्रकार अपवर्तन का नियम सिद्ध हुआ ना। आप नीचे लिखना है तो लिख सकते हो, इस प्रकार अपवर्तन का दोनों नियम सिद्ध हुआ। या आप ऐसे लिखना, इस प्रकार अपवर्तन का दोनों नियम हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार, हाइगेंस के सिद्धांत से सिद्ध होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका हाइगेंस के सिद्धांत का प्रयोग करके अपवर्तन के नियम की व्याख्या। इस पे एक कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, उस क्वेश्चन को देख लो, बहुविकल्पी क्वेश्चन में आएगा ना, वो बहुविकल्पी क्वेश्चन में आएगा। आपको बोल देगा कि हाइगेंस के सिद्धांत का प्रयोग करके निम्न चित्र के लिए बताइए कि साइन आई अपान साइन आर बराबर कितना होगा। फिगर आपको बना देगा। ये आपका पृष्ठ है एम एम डैश, ये आपका तरंगाग्र है, इस तरंगाग्र को हम क्या बोल देते हैं? ए बी। अगर ये तरंगाग्र है फिर ये क्या हुआ? इस पे लंबवत किरणें हुई। जितने टाइम में ये किरण यहां से यहां तक पहुंचेगा उतने टाइम में यहां से कुछ अपवर्तित किरण यहां पर पहुंच जाएगी। इन दोनों को मिला दोगे, ये आपका अपवर्तित तरंगाग्र हो गया। ये तो आपतित तरंगाग्र है, अपवर्तित तरंगाग्र है। इस कोण को बोलेगा आई। चलो, और मान लो ये बी से जब यहां तक पहुंचा इसे बी डैश बोल देगा, और ये ए से जब तक पहुंचा इसे क्या बोल देगा? ए डैश। इस कोण को बोलेगा आई और इस कोण को बोलेगा आर। आपसे पूछेगा आप इस फिगर को देख के बताओ हाइगेंस के सिद्धांत का प्रयोग करके n बराबर कितना होगा, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन बोलेगा हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार चित्र को देखते हुए बताइए कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। यानी n पूछ लिया। n का मतलब 1n2, 1n2 का मतलब साइन, हाँ n2 अपान n1 भी बोल सकते हो या साइन आई अपान साइन आर भी बोल सकते हो। तो ध्यान से देखो, साइन आई का वैल्यू कितना होगा आप यहां से बता सकते हो नहीं बता सकते हो? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अरे 90, ये भी तो 90 अंश होगा तो इसके सामने कर्ण होगा, तो कोण के सामने वाला लंब होता है। तो लंब कितना हुआ? बी बी डैश बटे कर्ण कितना हुआ? ए बी डैश। साइन आर, साइन आर, अरे कोण के सामने वाला लंब हुआ तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो इस कोण के सामने वाला ये लंब हो जाएगा, यानी ए ए डैश बटे कर्ण। 90 अंश यहीं पर बनेगा। अरे ये आपका किरण है
तरंगाग्र सदैव किरण पर लंबवत होता है या किरण सदैव तरंगाग्र पर लंबवत होता है? तो ये लंबवत है तो इसके सामने वाला ही तो कर्ण होगा, 90 अंश के सामने ही सदैव कर्ण बनता है। तो ए बी डैश, तो ए बी डैश आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? बी बी डैश बटे ए ए डैश, यानी इतना बटे इतना। आपको दूरी भी दे सकता है, वो वैकल्पिक क्वेश्चन में देख के 4 ऑप्शन दे सकता है, बस इसमें ए बी डैश कुछ भी बना सकता है, एक ऑप्शन उसमें आपको ये दे देगा, यानी ये दूरी बटे ये दूरी, पी क्यू आर एस करके बोल सकता है। तो बस इसी भी करके कभी कभी आपका वैकल्पिक क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो अगर वैसे वैकल्पिक में देगा तो ठीक है, वरना 2 नंबर 3 नंबर में देगा तो आप लगा भी सकते हो इसे, ठीक है। तो आपको ये जो भी कुछ कॉपी करना था आप इसे कॉपी करो। तो इस प्रकार से आपका हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, उनका प्रयोग करके परावर्तन तथा अपवर्तन का व्याख्या कंप्लीट हुआ। अब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे प्रकाश का व्यतिकरण ना, प्रकाश का व्यतिकरण। तो आज यहीं पर रुकते हैं। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।